नमस्कार, मैं ब्रजरतन जोशी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा एजेओ के समस्त विद्यार्थियों का इस वर्चुअल कालांश में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, अपने पूर्व के कालांश में मैंने आप सबसे रीतिकाल में नायिका भेद के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब जब मैंने ये चर्चा की तब हमने इसको देखा कि रीतिकाल के समग्र साहित्य में नायिका भेद का स्वरूप किस तरह उभरा है, इसके वर्गीकरण कितने हैं, उनका आधार क्या है और इस पर संस्कृत काव्य परंपरा का या काव्य शास्त्रीय परंपरा का क्या प्रभाव रहा है। आज के अपने इस वर्चुअल कालांश में हम आधुनिक काल में नायक नायिका भेद को लेकर जो बातचीत हुई है उस पर बात करेंगे और उसके पश्चात इससे जुड़े हुए भिन्न भिन्न इश्यूज पे बात करते हुए हिंदी में जो नायक की अवधारणा है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले आधुनिक काल में नायिका भेद के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब तक के अपने पूरे कालांश में मैंने आपसे ये कहा कि नायिकाओं के मुख्यतः 8 भेद हैं। इसके अलावा 360 प्रकार की नायिकाओं के भेद रूप गोस्वामी ने किए हैं, अन्य लोगों ने किए हैं और मैंने कई काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का हवाला और उनके उदाहरण देते हुए आपको इसके बारे में बताया। मैंने आपको भोजराज, धनंजय, विश्वनाथ, भानुदत्त, रूप गोस्वामी तक की पूरी परंपरा को आपके सामने रखा और आपसे साझा किया कि किस तरह उन्होंने इस विषय पर विचार किया और कैसे उन्होंने इसके वर्गीकरण को अपने आधारों को वर्गीकरण पर लागू किया। आइए हम जानें कि हम कह रहे हैं आधुनिक काल में, तो जो नायक नायिका भेद हैं वो जब संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से चलकर हिंदी के रीतिकाल तक आते हैं और उसमें आधुनिक काल में वे उस रूप में नहीं आगे बढ़ सके जिस रूप में पूर्व के रूप के स्वीकार किए गए थे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे पूर्व में रीतिकाल तक संस्कृत के आधार पर जो नायक नायिकाओं की छवियां गढ़ी गई, आधुनिक काल के आते आते वे छवियां उस रूप में स्वीकार्य नहीं रही जिस रूप में रहनी थी। क्योंकि अब क्या हुआ, हिंदी में गद्य लेखन का प्रचलन हो गया और पाश्चात्य साहित्य से हिंदी आलोचना को नया स्वरूप और दिशा मिली और अतीत में सिद्धांत निरूपण और सीमित आलोचना शास्त्र था, तो इसलिए व्याख्या और निर्णय आदि को अब आधार बनाया गया जो पहले नहीं थे। इसलिए आधुनिक काल में नायक नायिका भेद को लेकर पर्याप्त आलोचनात्मक दृष्टि से चर्चा हुई, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो चर्चा परंपरा से हटकर हुई, परंपरा से च्युत नहीं हुई, हटकर हुई। भारतेंदु से इस बात को शुरू करें क्योंकि आधुनिक काल का जब नाम आता है तो भारतेंदु के बिना बात पूरी नहीं होती, तो हम वहां से शुरू करते हैं कि भारतेंदु ने नायक नायिका के गुणों का जो विवेचन किया वो एकदम परंपरागत है। यानी जो संस्कृत की काव्य शास्त्र में जो इसके बारे में लिखा गया था, पढ़ा गया था, बताया गया था, विचारा गया था, जिसके बारे में विमर्श किया गया था, उसी पर भारतेंदु ने भी विमर्श किया। लेकिन अब ये देखिए कि नायिका गुण विवेचन में यथासंभव शब्द से संकेत है कि शौर्य, क्षिप्रता इत्यादि पुरुषोचित गुणों का अभाव हो। यानी अब नाटककारों से केवल पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नाटक के चतुर प्रकाश डालते हुए लिखा कि पात्रों का व्यक्तित्व शास्त्रीय नियमों में आबद्ध न होकर उनकी परिस्थितियों और संस्कारों से निर्मित होना चाहिए। ये पहली स्थापना है। उससे पहले सब लोग केवल गुणों और प्रवृत्तियों को देख रहे थे। यहाँ पहली बार बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो नाटक के चरित्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो भी चरित्र है, जो भी आपका पात्र है, वो केवल शास्त्रीय नियमों में निबद्ध नहीं हो, बल्कि परिस्थितियों और संस्कारों से उसका जो चरित्र निकल कर आया उस पर भी रचनाकार की दृष्टि जानी चाहिए। अगर रचनाकार सूक्ष्म दृष्टि से पात्रों, चरित्रों और परिस्थितियों और उनकी मनस्थितियों का सम्यक अवलोकन करता है, आकलन करता है, तो उसके सामने चरित्र का पूरा संसार, उसका रेसा रेसा, उसका रोम रोम, उसका कण कण खुल जाता है, वो खिल जाता है। चरित्र की जितनी भंगिमाएं हैं, जितनी छटाएं हैं, जितना लालित्य है, जितने द्वंद्व हैं, जितने अंतर्द्वंद हैं, जितनी समस्यात्मकताएं, ये सब उसमें आकर आपके सामने प्रकट हो जाती है, स्वयं में प्रकट हो जाती है। इसलिए प्रिय छात्रों, ये ध्यान रखें कि आधुनिक काल में बालकृष्ण भट्ट पहले टर्निंग पॉइंट हैं जो इस बार परंपरागत थ्योरी से हटकर एक नया विचार हमारे सामने रखते हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रसाद पर। जयशंकर प्रसाद जो है, उन्होंने पारंपरिक धारणाओं की नई व्याख्या की। अगर आप डॉक्टर निर्मला हेमंत के शब्दों से इसको मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि पात्र और चरित्र चित्रण
इसमें प्रसादकालीन नाट्य की उपलब्धि बहुत सीमित है। केवल प्रसाद और सुदर्शन के विचार उपलब्ध होते हैं। यानी आप गौर करिए कि नायक, नायिका, विदूषक और अन्य पात्रों के बारे में प्रत्यक्षतः प्रसाद ने कोई उस तरह का चिंतन नहीं किया। जो भी काव्य शास्त्र की परंपराएं थी, संस्कृत आचार्य द्वारा सोचा विचारा गया था, उसे उसी अनुगमनात्मक रीति से स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने पात्रों के शास्त्र सम्मित रूप को ही, जो शास्त्र सम्मित रूप है उसे ही मान्यता दी। शास्त्र से हटकर अगर पात्र है तो वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं थे। अब प्रसादोत्तर काल पर आए तो प्रसादोत्तर काल में हम आकर देखेंगे तो यथार्थवादी विचारधारा का प्रभाव साहित्य पर गजब का ढंग से पड़ा। ये वो काल था जब रियलिस्टिक थ्योरी लिटरेचर पर छा रही थी और यथार्थवाद का जब उदय हुआ तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नायक नायिका के चरित्रों में को स्वाभाविक और यथार्थपरक बनाने के लिए उसमें मानवीय सुख दुखात्मक अनुभूतियों से उनको चित्रित करना शुरू किया और साहित्य के फलक पर यथार्थ का इस तरह का उपयोग पहली बार शानदार ढंग से हुआ। उनकी यह धारणा थी कि मानवीय दुर्बलताओं एवं शक्ति के विरोध से ही नाटकीय स्थितियां बनती है। ये सेकंड टर्निंग पॉइंट आता है बालकृष्ण भट्ट के बाद कि मनुष्य की जो मानवीय दुर्बलताएं हैं, सक्षमताएं हैं, उनका परस्पर विरोध जब नाटक में दिखाया जाएगा तभी जो परिस्थितियां निर्मित होगी वे नाटकीय परिस्थितियां बनती है। इसलिए वहां शास्त्रीय नियमों का, परंपरागत नियमों का पालन नहीं होता, अपितु स्थितियों के अनुसार चरित्र के विकास पर प्रश्नकार ध्यान देता है। वहां स्थिति के अनुसार चरित्र का विकास दिखाया जाता है, न कि शास्त्र के आधार पर चरित्र का विकास दिखाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका टर्निंग आता है वो जगदीश चंद्र माथुर का आता है और उन्होंने भी शास्त्रीय परंपराओं के विरुद्ध अपनी बात कही, उससे अलग हटकर कही। विरुद्ध तो नहीं कहना चाहिए, उससे पर्याप्त असहमति जताते हुए एक नई दृष्टि हमें दी। उन्हें नायक नायिका आदि का न तो सर्वथा सतरूप अभिप्रेत था न ही असतरूप। यानी वो ना तो एकदम बेस्ट में विश्वास रखते थे न वर्स्ट में विश्वास रखते थे। यानी वे मानते थे कि किसी भी पात्र और चरित्र का अतिरंजित और अतिवादी चरित्रांकन नहीं होना चाहिए, जो अक्सर देखा जाता है कि हम करते हैं। हम या तो मनुष्य में श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण देखते हैं या उसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुराइयां देखते हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य में ये दोनों चीजें होती है और उसके चरित्र में दोनों का एक सम्यक अनुपात होता है और उसी के आधार पर उसका मूल रुकता है। और फिर जितना मनुष्य अपनी बुराइयों को दबाकर अच्छा होता जाता है उतना ही वो श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में समाज में समादृत होता है। तो इस सामान्य सी बात को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पहचाना और अपितु उनके सहज मानवीय रूप को उभारने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने ये कहा कि आदर्शोन्मुखी पात्र जो है वो लेखक को उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। और अनेक तरह से उन्होंने ये कहा कि मैंने पात्रों में जो विश्लेषण और स्तवन की प्रवृत्ति देखी वो भी ठीक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि वो सहज मानवीय रूप के चित्रांकन के पक्षधर थे। उन्हें सहज मानवीय चरित्र का आनंद और उसका वैभव ही खुला और खिला नजर आता था। उसके बाद हम आए स्वातंत्र्योत्तर नाटककारों की तरफ। उसमें तो यहाँ आप देखिए कि यति यथार्थवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यक्तिवाद, विसंगतिवाद और अस्तित्ववाद आदि से परिवर्तित परिस्थितियों में नई पीढ़ी को नए संकटों का सामना करना पड़ा। और आधुनिक नाटकों में वो जो केवल पात्र आदर्श था या यथार्थ था वो नहीं, बल्कि अब वैयक्तिक और वर्णगत स्थितियों से उठकर नई नई भूमिकाओं में नाटक के अंदर चरित्रों की एता होने लगी। इसको बहुत ही शानदार ढंग से विपिन कुमार अग्रवाल ने रेखांकित किया और वो क्या कहते हैं, गौर से सुनिए कि आज के मानव का माथा एक और लुढ़का हुआ है और उसके पैसे की गति गायब है। इतना वह क्यों भूखा है, असंतुष्ट है, भ्रमित है, आत्मनिर्वासित है, विघटित है, अपने आप से बेखबर है, घर वाला होकर भी बेघर है, व्यक्तित्ववान होकर भी अव्यवस्थित है, सब कुछ का स्वामी होकर भी जीवन तत्वों से दूर है। और उसके स्नायु तंत्र में तनाव पैदा हुआ कि उसकी विचार शक्ति प्रबल उठी और तो उसके भीतर में नया कसमस आने लगा। यानी ये जो नया कसमस आता है, यानी जो नई शक्तियां हैं और नई उपलब्धियां हैं, तो वो कहता है देखिए कैसे मनुष्य की विडंबना बोध है, उसके साथ कैसे विसंगति का व्यापार है, वो मैं दिखाना चाहता है। तो इस प्रकार मैंने इस पूरे विवेचन के सामने आपको स्पष्ट किया कि नाट्य शास्त्र का मूल आधार नैतिकता, अनैतिकता, सत और असत का विभाजन था। कालांतर में मान्यताएं बदली, जाति, कुल, वंश, वर्ण, वर्ग, भेद और पद से जुड़े हुए नायक नायिकाओं में मानवीय दृष्टि का
समावेश हुआ और उसको अंगीकार करते हुए आगे की यात्रा बढ़ाई जाने लगी। और आज सभी प्रकार से परिचित हैं कि आज पात्रों के बीच में किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा नहीं है। वे अपनी अवधारणा को आराम से आगे बढ़ाते हैं और अपने आप में पूर्ण चरित्र को अन्यतम विकास की गति से आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे सामने रखते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने नायक नायिका भेद का आधुनिक काल में क्या स्वरूप है उस पर पर्याप्त विचार रखे। अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया और हिंदी गूगल पर जाकर अगर नायक नायिका भेद टाइप करेंगे तो आपको हजारों की सैकड़ों की मात्रा में लिंक मिलेंगे। यूट्यूब पर जाकर अगर आप नायक नायिका भेद करें तो बहुत से अच्छे विद्वानों के लेक्चर मिलेंगे। आप मेरी बात को उनके साथ तौलिएगा, देखिएगा, जो मैंने कहा और जो मैंने आपको समझाया और जो बताया उसके आधार पर मूल्यांकन कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।